हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे 20 क्वेश्चंस को करेंगे जो सीबीएसई के पेपर में रिपीट होते ही रहते हैं। इनको मैं ऐसे ही नहीं लेकर आई हूँ, मैं पीवाईक्यूज़ को जो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ है, उनको एनालाइज करके इन 20 क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। और आप पेपर पेन पर लिख कर ले लो कि आपके इस साल के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो में से लाइव प्रोसेस में एक ना एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से आपके 3 टाइप के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। और पैरासिटिक्स में आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके होस्ट की बॉडी पर रह के उनसे न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं। अब आपके पैरासाइट्स में एनिमल पैरासाइट्स भी होते हैं और प्लांट पैरासाइट भी होते हैं। एनिमल पैरासाइट्स के तो आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, जैसे लीचेस हैं, टिक्स है, बहुत सारे नाम्स मिल जाएंगे। बट आपकी एनसीईआरटी में एक प्लांट पैरासाइट का नाम दे रखा है जिसका नाम है कुस्कुटा, और कुस्कुटा को हम अमरबेल भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार सीबीएसई के पेपर में पूछा गया है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फूड बनता है वो किसकी फॉर्म में बनता है, तो वो किसकी फॉर्म में बनता है उसमें तो हम ग्लूकोज को टिक करेंगे। बट अगर वो यहीं पूछ ले कि वो जो फूड है वो लीव्स में बनने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में बन तो गया है, बट अब वो पूरे प्लांट में उसका ट्रांसपोर्टेशन भी तो करना है, तो वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो उसमें हमको टिक करना है सुक्रोज, ना कि ग्लूकोज और ना कि स्टार्च। इन दोनों में से किसी को टिक मत करके आना, आपको सुक्रोज ही टिक करना है क्योंकि जो फूड है वो प्लांट में सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है जो कि ग्लूकोज की बड़ी फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद खाना ट्रांसफ़र हो गया। अब इसके बाद आपको स्टोर करना है उस खाने को, तो वो उसकी भी बड़ी फॉर्म होती है स्टार्च। अब आपने सुना ही होगा, एक ट्रिक से आपको याद कराऊं तो जो मम्मा खाना बनाती है वो रोटी एक एक करके तो बनाती है, 2 रोटी एक साथ तो नहीं बन सकती, तो वो जब बनाती है खाना तो 1 रोटी बनाती है। आप प्लेट लगा के लाओगे तो आप उसमें 2 रोटी रख सकते हो, और जब मम्मा खाना बना के रख देंगी पूरा तो वो स्टोर करके रखेंगी तो वो काफ़ी सारी रोटी एक साथ रख सकती है। तो इसी तरीके से प्लांट में होता है, बनती ग्लूकोज की फॉर्म में, उससे बड़ी फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, और उससे भी बड़ी फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, होता सब कुछ कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि एनिमल्स के अंदर बताओ किसकी फॉर्म में आपका फूड स्टोर होता है, तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपका एनिमल्स के अंदर आपका फूड स्टोर रहता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ये अक्सर सीबीएसई के पेपर में आपका क्वेश्चन आता रहता है। अब ये क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा और आपका सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो गॉल ब्लैडर है उसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। और ये ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जो गॉल ब्लैडर है वो जब रिमूव हो जाता है तो डॉक्टर फैटी फूड खाने के लिए क्यों मना कर देते हैं। तो इसका एक रीज़न है, सिंपल रीज़न है कि गॉल ब्लैडर में आपका क्या होता है, जो लिवर होता है वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है जो कि आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। अब जब आपका गॉल ब्लैडर ही रिमूव हो जाएगा तो आपका बाइल जूस है वो आपका स्टोर नहीं रह पाएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी, आप जब छोले भटूरे खाओगे, आप फैटी फूड खाओगे, ऑयली फूड खाओगे, उसके बाद आपका जो बाइल जूस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और बाइल जूस आपका क्या काम करता है, जो इमल्सिफिकेशन है फैट का वो करवाता है, मतलब बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। अब जब आपका बाइल जूस ही स्टोर नहीं रहेगा तो आपका वो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा और फैट का डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। इस वजह से जब आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो डॉक्टर आपको फैटी फूड खाने से, यानी कि ऑयली फूड खाने से मना करते हैं। तो इस चीज़ में आपको बता देना है कि यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर नहीं होगा, इस वजह से आपका बाइल जूस सीक्रेट नहीं होगा। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि जब खाने का पूरा डाइजेशन हो जाता है उसके बाद पहले ये बताओ कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो आपका मेनली पूरा डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। बाकी सब अपना सहयोग देती है पूरा, पर मेनली आपका जो डाइजेशन है उसकी जो साइट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बोलता है कि जब मैंने इतना बड़ा काम करके दिया है पूरे डाइजेशन का तो उसका एब्जॉर्प्शन भी मैं ही करूँगा, ब्लड को उस खाने को भी मैं ही दूंगा। तो उसके पास होती है विलाइस जो कि उसको हेल्प करती हैं फूड का एब्जॉर्प्शन करवाने में ब्लड में फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाएगा एसिमुलेशन, यानी कि आपकी एनर्जी बन जाएगी। कैसे बनती है वो तो आपको पढ़ाई था अपन रेस्पिरेशन में। जो एनर्जी बनती है वो आपकी फूड को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है ग्लूकोज को, और उससे आपकी एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं।
अब आप लार्ज इंटेस्टाइन बोलता है कि एब्जॉर्प्शन तो मैं भी करा सकता हूँ, तुम फूड का एब्जॉर्प्शन करा लो, थोड़ा बहुत वाटर का करा लो, बट तुम इतना सारा वाटर छोड़ देते हो और पानी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पानी की कमी बॉडी में नहीं होने का। तो वो बोलता है कि ऐसा करो, मैं भी अपने पास कुछ विलाइस को रखता हूँ और मैं वाटर का एब्जॉर्प्शन उसमें से करा लूँगा और उसको एकदम सॉलिड वेस्ट बना दूंगा जिसको हम एनस से बाहर निकाल देंगे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उनके पास भी विलाइज होती हैं जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन की विलाई होती है वो किसका एब्जॉर्प्शन कराती है, तो इधर हो जाएगा वाटर का एब्जॉर्प्शन। अब आपका एक ये क्वेश्चन बनता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ही वो इंटरमीडिएट को पढ़ते हैं तो वो मैलिक एसिड सोचने लगती है, क्योंकि जो आपका जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो आपका इंटरमीडिएट बनता है मैलिक एसिड की फॉर्म में। तो इंटरमीडिएट को पढ़ के बच्चों के दिमाग में आता है मैलिक एसिड, बट इसमें पूछा है कि जो रेस्पिरेशन है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट उसका क्या होता है। तो आपका ग्लूकोज टूटता है जब दो पायरुवेट एसिड में, तब आपका वो एक इंटरमीडिएट ही होता है, क्योंकि आपका ग्लूकोज से आपको एटीपी बनाना है, पर आपका उस बीच एक एसिड बन रहा है जिसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। तो वो एक तरीके से आपका बीच का कोई प्रोडक्ट हो गया जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट, जो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के बाद बनता है। तो यहाँ पे आपका पायरुविक एसिड हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछा है। एक पायरुवेट एसिड से आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी मॉलिक्यूल्स को सुन के 38 एटीपी सुन लेते हैं, बट मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ एक पायरुवेट से पूछा गया है, ना कि दो पायरुवेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 एटीपी, क्योंकि एक पायरुवेट आपका 19 एटीपी बनाता है और दोनों पायरुवेट मिलकर आपके 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। और यही अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहाँ पे आपका एक पायरुवेट एक ही एटीपी बनाता है और दोनों पायरुवेट मिलके आपके दो दो एटीपी बनाते हैं, चाहे वो ईस्ट सेल वाला प्रोसेस हो या फिर वो मसल सेल्स वाला केस हो। ठीक है, मसल सेल्स में आपका ऐसा क्या एक और प्रोडक्ट है जिसकी थ्रू आपको पेन होता है। जैसे आपको मसल सेल्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स जैसे कि मैंने बता दिया, उसके साथ साथ आपका एक और कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बनता है, तो वो होता है आपका लैक्टिक एसिड। जब आप कोई ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हो तो जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की उस टाइम कमी होने लगती है, तो बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है आपके मसल सेल्स में, जहाँ पे आपका एनर्जी तो फॉर्म हो जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स तो फॉर्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ आपका लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि आपको बाद में पेन कॉज करता है। और बाद में धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाती है ब्लड में, वो मिक्स होता जाता है, तो आपकी पेन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये प्रोसेस होता है। ये आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इस वजह से इसमें आपकी CO2 नहीं बनती। अब आपका फर्मेंटेशन पूछा है कि फर्मेंटेशन आपका किसके अंदर होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ईस्ट के अंदर होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 टाइप होते हैं, एक मसल सेल्स वाला, ईस्ट वाला। ईस्ट सेल वाले में आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि उसमें एल्कोहल बनती है। और एल्कोहल की कौन सी फॉर्म बनती है आपकी, इथेनॉल। इथेनॉल आपकी इसमें बनती है, जो आपकी 2 कार्बन मॉलिक्यूल होती है, इस वजह से इसमें CO2 भी बनती है। एक मॉलिक्यूल आपका CO2 का भी बनता है एक पायरुवेट से, दोनों पायरुवेट से 2 CO2 बनेंगे। ठीक है, ब्लड सेल फॉर्मेशन। अब आपसे पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेशन में कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बनते कहाँ पे हैं। तो ब्लड जो सेल्स होते हैं वो आपके बोन मैरो में बनते हैं। और एक और आपका पूछ लेते हैं, जो ग्रेवयार्ड कौन होता है RBCs का, मतलब वो मरते कहाँ पे हैं, तो उसमें आपको स्प्लिन याद रखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं लेके आई हूँ, बट ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड सेल्स होती है वो स्प्लिन में जाके मरते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये तो बहुत ईजी है। जब आपको कहीं कट लग जाता है तो वहाँ पे आपका क्लॉटिंग करने का काम कौन करता है, ब्लड को वहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो ब्लड अपने आप आपका रुक जाता है, तो वहाँ पे आपकी प्लेटलेट्स काम करती हैं। यहाँ पे प्लेटलेट्स के कुछ ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो आपको 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आपके यहाँ पे वर्क करती है और उस ब्लड को वहाँ पे रोक देते हैं। ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। अब मैंने आपको ये वाली तो ट्रिक बताई थी कि जब हम स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों के घरों से जब हम स्कूल जाते हैं तो हम वैन में बैठ के जाते हैं, तो जब वो हार्ट के पास टूवर्ड्स दी हार्ट, हार्ट हमारा स्कूल है, जब वो हार्ट की तरफ जाता है तो वो वैन में बैठ के जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टूवर्ड्स दी हार्ट में वेन्स। और जब आपका आ जाए अवे फ्रॉम द हार्ट, जब बच्चे स्कूल से आते हैं, A फॉर अवे, A फॉर आते हैं और A फॉर आर्टरीज, तो जब ब्लड होता है वो हार्ट से दूर आता है तो वो किस में आता है, आर्टरीज के अंदर आता है।
ठीक है। अब आपकी जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और आपकी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट साइड जो आपकी होती है वहाँ पे आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है और जो आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है और हम बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। इसकी एक ट्रिक है BMW, बी फॉर बाइकस्पिड, एम फॉर मिट्रल वॉल्व और डब्ल्यू फॉर आप डब्ल्यू को वी कंसीडर करके आपको उसको वॉल्व बोल सकते हो। इस वजह से आपको बता दूं कि आपकी मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलती है। तो ये आपकी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। इससे भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन आता है। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन मीन्स आपका पूछते हैं कि डबल सर्कुलेशन में कौन कौन से आपका सर्कुलेशन के नाम दे रखे हैं। एक आपका होता है सिस्टमिक, एक आपका होता है पल्मोनरी। अब आपको ये भी पूछ लेते हैं कि डबल सर्कुलेशन ही क्यों होता है बॉडी में और डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर 2 बार ब्लड आ रहा है, ट्वाइस, ठीक है। तो उसमें 2 बार ब्लड आता है हमारे हार्ट में, इस वजह से उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक बार जब आपका लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक बार जब आपका बॉडी सेल्स से हार्ट में ब्लड आ रहा है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आपकी किडनी का क्या काम होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करवाना। अब उस फिल्ट्रेशन को करवाने में किडनी की कौन हेल्प करता है, उसके पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ और मैं एक रैपिड रिवीजन वीडियो भी लेके आई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 15 मिनट में पूरा चैप्टर एकदम सफा एकदम हो जाएगा। एग्जाम से एक रात पहले अगर आप उसको देख के जाओगे तो आपके पूरे फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको जरूर देख लेना, ठीक है। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन होती है, नेफ्रॉन, जिसमें आपका फिल्टर होकर आता है ब्लड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका अभी आपका 3 प्रोसेस होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका ग्लोमेरुलस से होता है। ग्लोमेरुलस से आपका जो भी छोटा मोटा फिल्ट्रेट होता है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया और भी आपके छोटे मोटे पार्टिकल्स हो गए, यूरिया हो गया, है ना, और ये सब आपके ग्लोमेरुलस से किस में आ जाते हैं, बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। और जो बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है वो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल में आगे चले जाती हैं। तो ये आपका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी, पीसीटी की फुल फॉर्म आपको पूछ लेते हैं और डीसीटी की भी पूछ लेते हैं। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इन फुल फॉर्म्स को आप ज़रूर याद रखिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए बायोवेव्स। थैंक यू।